नवोदय एक बहुत अच्छा स्कूल हो सकता है, लेकिन हर चाइल्ड के लिए ये राइट फिट हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आपने नवोदय 2027 का फॉर्म भरा है या आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आपको 3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे नवोदय एक्चुअली है क्या, 2027 के एग्जाम का सिस्टम, सिलेबस, प्रिपरेशन क्या है। हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको हमारा चाइल्ड फिट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जिसके 8 क्वेश्चंस को ऑनेस्टली आंसर करके आप खुद जज कर सकते हैं कि नवोदय आपके लिए सिर्फ एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है या आपके चाइल्ड के लिए जेन्युइनली सुटेबल भी है। अब इसके बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय एक्चुअली है क्या। तो जवाहर नवोदय विद्यालय को एक एंट्रेंस एग्जाम वाले स्कूल की तरह बिल्कुल मत देखिए। जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के विजन के तहत शुरू हुई। इन स्कूल्स को नवोदय विद्यालय समिति गवर्न करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। जवाहर नवोदय विद्यालय एक को-एड रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, यानी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यहाँ पढ़ते हैं और बच्चे की एजुकेशन के साथ उसकी रेसिडेंशियल लाइफ भी स्कूल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। नवोदय स्कीम का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस था, जो कि स्पेशली रूरल एरिया के टैलेंटेड बच्चों को क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन और बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। बट फोकस सिर्फ एकेडमीज तक लिमिटेड नहीं है। कल्चर, वैल्यूज, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट और नेशनल इंडिकेशन भी नवोदय सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। और इस सिस्टम से निकल के यहाँ के स्टूडेंट्स ने अलग अलग एरियाज में अपनी पहचान बनाई है। जैसे मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया VSM जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन सीकर के स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का भी हिस्सा रहे हैं। नेक्स्ट हेमराज बैरवा IAS नवोदय विद्यालय दौसा के एलुमनाई रहे हैं, जिन्होंने सिविल सर्विसेज में अपनी पहचान बनाई। और फुटबॉल में KC विनीत, जो नवोदय विद्यालय में पढ़े और इंडिया के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल भी खेला। इन एग्जाम्पल्स का मतलब ये नहीं है कि नवोदय विद्यालय ज्वाइन करते ही सक्सेस गारंटेड है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि राइट स्टूडेंट को अगर एजुकेशन, एक्सपोजर, डिसिप्लिन और अपॉर्चुनिटी का स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट मिले तो पॉसिबिलिटीज बहुत बड़ी हो सकती हैं। इसलिए पेरेंट्स का क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस क्लियर कर सकता है। उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मेरा बच्चा नवोदय विद्यालय के रेसिडेंशियल, स्ट्रक्चर्ड और डाइवर्स एनवायरनमेंट में जेन्युइनली ग्रो करने के लिए रेडी है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 बच्चे एकेडमिकली स्ट्रांग हो सकते हैं। इनमें एक बच्चा इंडिपेंडेंट रूटीन और नए एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट कर लेता है और उसे एंजॉय करता है। वहीं दूसरा बच्चा पेरेंट्स के बिना रहने में भी अनकंफर्टेबल है। बट एग्जाम रेडीनेस दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन स्कूल रेडीनेस सेम होना जरूरी नहीं है। अगर आप पेरेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक पेन पेपर लीजिए और पेपर को 2 हिस्से में डिवाइड कीजिए। एक तरफ लिखिए एग्जाम रेडी और दूसरी तरफ रेसिडेंशियल स्कूल रेडी, और इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग लिखिए, क्योंकि एंट्रेंस क्लियर करना और नवोदय विद्यालय में इंडिपेंडेंटली ग्रो करना दोनों अलग अलग रेडीनेस है। अब जब नवोदय विद्यालय का पर्पस क्लियर है, तो नेक्स्ट सवाल आता है, तो आखिर नवोदय विद्यालय में बच्चे को ऐसा क्या मिलता है जो इस अपॉर्चुनिटी को इतना वैल्यूएबल बनाता है। नवोदय विद्यालय का एक मेजर अट्रैक्शन अफोर्डेबिलिटी है। ऑफिशियली एकेडमिक ईयर 2027 में एडमिशन के प्रोस्पेक्टस के अनुसार विद्यालय में लॉजिंग एंड बोर्डिंग के साथ टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म भी प्रोवाइडेड है, जो रूरल एरिया के क्लास 6 के पेरेंट्स के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से ये एक फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, फ्री एजुकेशन सुनते ही ये मत एज्यूम कीजिए कि क्लास 6 से क्लास 12 तक हर कैटेगरी के लिए हर फीस 0 होगी। ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में क्लास 6 से क्लास 12 तक के लिए विद्यालय विकास निधि का प्रोविजन एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें हर एक एजम्पशंस को भी बताया गया है। तो आप इस प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए
कि आपको कौन से चार्जेस पे करने हैं और कौन से चार्जेस आपके लिए फ्री हैं। नवोदय की रियल वैल्यू सिर्फ फीस में नहीं है। रेसिडेंशियल एक्सपोजर, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, पीयर इन्वायरमेंट, कल्चरल एक्सपोजर और इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट भी पैकेज का पार्ट है। लेकिन यही फीचर्स कुछ बच्चों के लिए एडवांटेज हैं और कुछ बच्चों के लिए डिस्कम्फर्ट, जो उनके लिए एक सर्वाइवल चैलेंज बन जाता है। सपोज एक फैमिली का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ अफोर्डेबल एंड अच्छी स्कूलिंग है, लेकिन बच्चा हॉस्टल के लिए इमोशनली रेडी नहीं है, तो सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे स्कूल डिसीजन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसे समझने के लिए पेरेंट्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें एकेडमिक्स, अफोर्डेबिलिटी, डिसिप्लिन, रेसिडेंशियल एक्सपोजर और इंडिपेंडेंस, ये पैरामीटर्स होने चाहिए। और इनमें से जो आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज हैं उसको टिक करिए और बाकी को क्रॉस करिए। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपका बच्चा किस सिचुएशन के लिए रेडी है। वीडियो में यहाँ तक आपको स्कूल समझ में आ गया। अब देखते हैं कि एकेडमिक ईयर 2027 में एडमिशन लेने के लिए कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी, पेरेंट्स अक्सर यहाँ गलती करते हैं, तो वीडियो के इस सेक्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा और पेपर पेन के साथ बैठिए, क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ उसको पेन डाउन कीजिए, लिखिए, ताकि जो है आप कोई मिस्टेक ना करें। अब करंट सेशन की इंफॉर्मेशन को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी को ईयर टू ईयर वेरीफाई करना जरूरी है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट ईयर थी या लास्ट टू लास्ट ईयर थी, जरूरी नहीं है कि वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस साल भी एप्लीकेबल हो या आगे के ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो। हम इस वीडियो में क्लास 6 एडमिशन सेशन 2027-28 के एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय 2027 के प्रोस्पेक्टस के अनुसार कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2027 होनी चाहिए, और ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव हैं। मतलब कि अगर आपका बच्चा 1 मई 2015 को बॉर्न है या 31 जुलाई 2017 को, तो भी वो एलिजिबल है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कैंडिडेट को एकेडमिक ईयर 26-27 में क्लास 5th में पढ़ता हुआ होना चाहिए, जो कि प्रिस्क्राइब रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कंडीशन के अकॉर्डिंग है। क्लास 3rd, 4th और 5th की फुल एकेडमिक सेशन स्टडी कंडीशन भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। और एक इम्पॉर्टेंट रूल, अगर इसके पहले कैंडिडेट ने नवोदय विद्यालय टेस्ट के लिए अपेयर हुआ है तो उसको सेकंड अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, सेकंड अटेम्प्ट नहीं ट्राई कर सकता। अब एक और इम्पॉर्टेंट और जरूरी बात जो पेरेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं, वो ये कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है। जनरली बच्चे का बोनाफाइड रेसिडेंस और क्लास 6 स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट रूल से लिंक्ड है। 2027 के प्रोस्पेक्टस में नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट स्कूलिंग के लिए भी स्पेसिफिक कंडीशन दी गई है। इसलिए कोई भी रैंडम यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख करके ये कंक्लूड मत कीजिए कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल हैं या अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने एग्जैक्ट रेसिडेंस और स्कूल स्टडी सिचुएशन को ऑफिशियली 2027 के प्रोस्पेक्टस से रीवेरीफाई करना जरूरी है। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करना चाहूंगा। ये वीडियो आप अगस्त 2026 में देख रहे हैं और क्लास 6 और नवोदय विद्यालय में क्लास 6 एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 27-28 का एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो चुका है। नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फॉर्म फिल करने की एक्सटेंडेड लास्ट डेट थी वो 10 अगस्त 2026 थी। इसलिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो अब आपका फोकस एप्लीकेशन से शिफ्ट होकर के प्रिपरेशन पर होना चाहिए। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डिस्ट्रिक्ट रूल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और बच्चा स्कूलिंग के लिए नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में जाता है। ऐसी सिचुएशन में सिंपल एजम्पशंस मत कीजिए। प्रोस्पेक्टस में मेंशन ऑफिशियल क्लॉज, डिस्टेंस, स्कूल रूल को पढ़िए, समझिए एंड देन डिसीजन लीजिए।
इसलिए अगर आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया है तो अभी इन 3 चीज़ों को वेरीफाई कीजिए। पहला, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्या बच्चा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एलिजिबल है। नेक्स्ट, रेसिडेंस डिस्ट्रिक्ट एंड उससे लिंक्ड रूल। एंड थर्ड, क्लास 3rd, 4th एंड 5th का स्कूल रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें अगर कोई मिसमैच हुआ तो एग्जाम क्लियर करने के बाद बच्चे का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एलिजिबिलिटी के बाद दूसरा एक बड़ा कंफ्यूजन आता है रूरल सीट, कैटेगरी और रिजर्वेशन का। आइए रूरल, अर्बन और रिजर्वेशन के सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नवोदय के सिलेक्शन को सिर्फ हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएगा वाले फॉर्मूले से नहीं देखना चाहिए। ऑफिशियल रूल में डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन स्टेटस और रिजर्वेशन, ये तीनों ही क्राइटेरिया मैटर करते हैं। एटलीस्ट 75% सीट इन अ डिस्ट्रिक्ट रूरल कैंडिडेट से फिल की जाती है। रिमेनिंग सीट्स ओपन सीट्स होती हैं जहां एप्लीकेबल क्राइटेरिया के अनुसार रूरल और अर्बन कैंडिडेट्स मेरिट के बेसिस पे कंसिडर किए जा सकते हैं। वहीं एससी और एसटी रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के फॉर्मूले से लिंक्ड है और ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंगली अप्लाई किया जाता है। इसके साथ ही 1/3 सीट गर्ल्स कैंडिडेट से फिल करने का प्रोविजन भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है। यहाँ पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट लेसन क्या है कि अपने बच्चे का स्कोर किसी रैंडम यूट्यूब वीडियो के कट ऑफ से कंपेयर करके कंक्लूजन मत निकालिए। सिलेक्शन मल्टीपल ऑफिशियल क्राइटेरिया के फ्रेमवर्क में होता है। सपोज किसी पेरेंट ने सोशल मीडिया पर सुना कि 85 मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा यूनिवर्सल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी और एप्लीकेबल सिलेक्शन क्राइटेरिया को इग्नोर करके फिक्स्ड गारंटेड स्कोर बताना मिसलीडिंग हो सकता है। इसे क्रॉस चेक कीजिए। अपने बच्चे की कैटेगरी और रूरल अर्बन स्टेटस को एप्लीकेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से क्रॉस चेक कीजिए। किसी गेस वर्क पर डिपेंड मत कीजिए। अब आते हैं उस पार्ट पे जिसके बेसिस पे प्रिपरेशन एक्चुअली डिजाइन होगी और वो है 2027 का एग्जाम पैटर्न। आइए 2027 में एडमिशन के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। सिलेक्शन टेस्ट पेपर 2 घंटे का होता है जिसमें 80 यानी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और जिसका टोटल मार्क्स होता है 100। मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस होते हैं जिनका टोटल स्कोर होता है 25। एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस के 20 क्वेश्चंस, मार्क्स 25। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, अगेन मार्क्स 25 और लैंग्वेज में भी 20 क्वेश्चंस एंड मार्क्स 25। मेंटल एबिलिटी और ईवीएस के लिए कंबाइंड सजेस्टेड ड्यूरेशन 60 मिनट्स यानी 1 आवर का होता है। मैथमेटिक्स के लिए 30 मिनट्स और लैंग्वेज के लिए 30 मिनट्स। हर करेक्ट आंसर के लिए 1.25 मार्क्स हैं और 2027 के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस के अनुसार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आंसर्स ओएमआर सीट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका प्रिपरेशन इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को सिर्फ ये नहीं देखना कि सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं, बल्कि इसके साथ बच्चे का ओएमआर डिसिप्लिन, एक्यूरेसी और 2 आवर पेपर मैनेजमेंट भी आना चाहिए। 2027 के प्रोस्पेक्टस में ऑफिशियली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्लियरली मेंशन की गई है जिसमें ईवीएस के 20 क्वेश्चंस को सेपरेटली मेंशन किया गया है। इसलिए प्रिपरेशन के लिए किसी आउटडेटेड यूट्यूब वीडियो को देख करके प्लान मत बनाइए, क्योंकि सपोज बच्चे ने मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर किया, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बट ईवीएस पे उसने ध्यान ही नहीं दिया, तो 25 मार्क्स का सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली अनटच्ड रह जाएगा या फिर उसको स्कोरिंग करने में दिक्कत आएगी। इसके साथ ही एक चीज और प्रिपेयर करनी है कि बच्चे का ओएमआर डिसिप्लिन प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि बच्चे को आंसर आता है लेकिन उसने ओएमआर प्रॉपरली फिल नहीं किया तो भी जो है वो राइट स्कोरिंग नहीं कर पाएगा। मार्क्स जो डिजर्विंग मार्क्स हैं वो उसको नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने बच्चे की प्रिपरेशन मटेरियल को आज ही ऑडिट कीजिए, चेक कीजिए कि मेंटल एबिलिटी की बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं है, अर्थमेटिक के लिए अवेलेबल है या नहीं है, लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है या नहीं है, ईवीएस के लिए अवेलेबल है या नहीं है और ओएमआर प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास सफिशिएंट ओएमआर सीट्स हैं या नहीं। क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो उसकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रहेगी। पेपर क्लियर होना
एक अलग बात है और पेपर क्लियर करके एडमिशन लेना दूसरी बात है। तो हमारा फोकस दूसरी बात पे होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने पेपर क्लियर करके एडमिशन ले लिया, सिलेक्शन हो गया तो एडमिशन कंफर्म नहीं, ऐसा नहीं होता। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में बच्चे का नाम आना ऑब्वियसली एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन पेरेंट्स को ये टर्मिनोलॉजी समझनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट में जब नाम आता है तो उसे कहते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन। ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में ये क्लियरली दर्शाया गया है कि प्रोविजनल सिलेक्शन आपको एडमिशन का राइट नहीं देता, क्योंकि प्रोविजनल सिलेक्शन होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का ऑफिशियल वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपका रेजिडेंस, एज, स्कूलिंग, कैटेगरी और बाकी एप्लीकेबल क्लेम्स चेक एंड वेरीफाई किए जाते हैं। अगर आपके द्वारा प्रोड्यूस किए डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद भी एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए प्रिपरेशन के साथ डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन भी इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उसी नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलता है, न कि पेरेंट्स बाद में सिंपली किसी दूसरे नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई या ट्रांसफर का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, बच्चे को सिलेक्शन के बाद उसके एप्लीकेबल नवोदय विद्यालय में ही एडमिशन मिलता है। पेरेंट्स अगर ये चाहें कि बाद में बच्चे को किसी दूसरे नवोदय विद्यालय में शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना, ऐसी कोई डिमांड कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आइए एक सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। सपोज एक बच्चे ने काफ़ी हाई स्कोर किया, लेट्स से कि डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 है, बट उसका रूरल स्टेटस मैच नहीं कर रहा, या जो डॉक्यूमेंट उसने प्रोड्यूस किया है वो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है, या कोई भी दूसरी कंडीशन ऐसी खड़ी हो गई जिसकी वजह से वो रूरल कोटे में जो उसने अप्लाई किया था उसको मैच नहीं कर पा रहा। तो इस सिचुएशन में उस बच्चे को एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आज से ही जवाहर नवोदय विद्यालय का एक फाइल बनाइए जिसमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, स्कूल रिकॉर्ड और एप्लीकेबल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अरेंज करके रख लीजिए। अब एडमिशन मिल गया, लेकिन एडमिशन के बाद बच्चा किस लाइफ में एंटर करेगा, यही पेरेंट्स के लिए रियल डिसीजन मैट्रिक्स है। आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट अपील, इट मीन्स कि हमारा ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, वैल्यू ऐड कर रहा है। तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आपके बच्चे ने नवोदय विद्यालय 2027 के लिए अप्लाई किया है तो हमारा नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो है नवोदय विद्यालय 2027 का 100 डे क्लास 6 प्रिपरेशन रोड मैप। वहाँ पर हम स्कूल डिसीजन से प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन पे शिफ्ट करेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नवोदय में स्कूल लाइफ का रियल मीनिंग क्या होता है। अब पेरेंट्स के लिए एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट पार्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंशियल स्कूल है। रेजिडेंशियल का मतलब सिर्फ हॉस्टल रूम नहीं होता, बच्चा एकेडमिक्स के साथ अपना डेली लाइफ एनवायरनमेंट भी स्कूल कम्युनिटी के अंदर स्पेंड करता है। उसे अपने पीयर्स यानी साथियों के साथ रहना होगा, अपने बिलोंगिंग्स मैनेज करने होंगे, रूटीन फॉलो करना होगा और पेरेंट्स इमीडिएट फिजिकल सपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये सारे पॉइंट्स प्रोस्पेक्टस का साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं है, ये एक रेजिडेंशियल स्कूल का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। नवोदय स्कीम स्पोर्ट्स, गेम्स, कल्चर एक्सपोजर और नेशनल इंटीग्रेशन को भी इम्पोर्टेंट देती है। और एक फीचर्स जिसके बारे में पेरेंट्स को पहले से पता होना चाहिए, एनवीएस स्कीम में क्लास 9 स्टेज पे माइग्रेशन प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसमें हिंदी स्पीकिंग स्टेट का बच्चा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट का बच्चा हिंदी स्पीकिंग स्टेट में 1 एकेडमिक ईयर माइग्रेशन फ्रेमवर्क में आ सकता है। ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस इस माइग्रेशन ऑब्लिगेशंस को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। इसलिए नवोदय चूज करते वक्त सिर्फ क्लास 6 एंट्रेंस तक मत सोचिए, क्योंकि आप एक लॉन्गर रेजिडेंशियल जर्नी चूज कर रहे हैं। इसको ऐसे समझते हैं, एक बच्चा नए प्लेस, नए लैंग्वेज, नए लोग, इस चेंज को इजीली अडॉप्ट एंड एंजॉय करता है। वहीं दूसरा बच्चा स्मॉल रूटीन चेंज से भी हाईली अनकंफर्टेबल हो जाता है। दोनों इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन अडॉप्शन रेडीनेस डिफरेंस हो सकता है। इसलिए
आज ही अपने बच्चे से फेस टू फेस डायरेक्ट कन्वर्सेशन कीजिए कि अगर स्कूल अच्छा हो लेकिन घर से दूर रहना पड़ेगा तो क्या वो अपनी इच्छा से जाना चाहेगा। ध्यान रखिए, उसके आंसर्स को करेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, उसकी अपने विचार, अपनी फीलिंग्स को सुनिए, समझिए और फिर इसी पॉइंट पर नवोदय को लेकर कुछ कॉमन पेरेंट्स मिसकॉन्सेप्शन हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है। 3 पेरेंट्स मिसकंसेप्शन में मिसकंसेप्शन नंबर 1, ऐसा सोचना कि नवोदय विद्यालय फ्री है तो ऑटोमेटिकली बेस्ट चॉइस भी है। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि अफोर्डेबिलिटी एक एक्सीलेंट एडवांटेज है, बट चाइल्ड फिट एक सेपरेट डिसीजन है। मिसकंसेप्शन नंबर 2, ऐसा सोचना कि एंट्रेंस क्लियर हो गया तो काम कंप्लीट नहीं। सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रेसिडेंशियल एडजस्टमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मिसकंसेप्शन नंबर 3, ऐसा सोचना कि स्ट्रिक्ट रेसिडेंशियल एनवायरनमेंट बच्चे को डिसिप्लिन बना देगा। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बच्चे की मोटिवेशन, इंडिपेंडेंस और अडॉप्टेबिलिटी, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्कूल बच्चे को ट्रांसफॉर्म तो कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स को बच्चे को स्कूल से पहले समझना पड़ेगा। फर्स्ट कीजिए, आपका ड्रीम है कि आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़े, लेकिन अगर आपका बच्चा रिपीटेडली बोल रहा है कि वो रेसिडेंशियल स्कूल नहीं जाना चाहता, तो उस कंसर्न को सिर्फ बच्चे का बचपना कह करके इग्नोर मत कीजिए। इस चीज को समझने के लिए पेरेंट्स और बच्चे को इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग, ये सेंटेंस कंप्लीट करना चाहिए कि मैं नवोदय विद्यालय क्यों चूज करना चाहता या चाहती हूँ। मतलब कि पेरेंट्स इस सवाल का जवाब इंडिपेंडेंटली दें कि वो अपने बच्चे के लिए नवोदय विद्यालय क्यों चूज करना चाहते हैं। वहीं बच्चा भी इंडिपेंडेंटली इस सवाल का जवाब दे कि वो नवोदय विद्यालय क्यों जाना चाहता है। एंड देन बाद में दोनों आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, दोनों के इमोशंस और बाकी चीज़ों को वेरीफाई कीजिए एंड देन उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। अब आते हैं जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे प्रॉमिस किया था, हमारा 8 क्वेश्चन फ्रेमवर्क चाइल्ड फिट दूंगा, जिसके बेसिस पे आप इंडिपेंडेंटली और वाइजली ये डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपका बच्चा एक रेसिडेंशियल स्कूल के लिए रेडी है या नहीं। चाइल्ड फिट 8 क्वेश्चन फ्रेमवर्क जो नवोदय विद्यालय प्रिपेयर कर रहे बच्चे के पेरेंट्स को करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक पेपर पेन लीजिए और उसमें टॉप टू बॉटम CHILDFIT ये लिखिए एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखिए लो, डेवलपिंग एंड स्ट्रॉन्ग। हमारे इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव एक परफेक्ट चाइल्ड ढूंढना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है रियलिटी समझना। आइए 1 बाय 1 समझते हैं कि ये जो हमारे चाइल्ड फिट एक्रोनिम्स हैं इनका क्या मतलब है। C यानी कि कॉन्सेप्चुअल रेडीनेस, जिसको हम एकेडमिक रेडीनेस भी कह सकते हैं। इसका पर्पस है कि क्या हमारा बच्चा इंडिपेंडेंटली अपने एकेडमिक्स को मैनेज कर सकता है या हर स्टडी सेशन के लिए पेरेंट्स को उसे पुश करना पड़ता है। तो सवाल पूछिए, होमवर्क या रिवीजन में कितना इंडिपेंडेंस है एंड देन आप इसको आंसर कीजिए, लो है, डेवलपिंग है या स्ट्रॉन्ग है। अगर बच्चा आपका अपने स्टडीज के लिए सेल्फ नहीं बैठता या उसको पुश करना पड़ता है या वो आराम से खुद अपने मन से अपने होमवर्क और स्टडीज को करता है, तो अगर उसे पुश करना पड़ता है तो लो को टिक कीजिए। अगर थोड़ा बहुत पुश करना पड़ता है या फिर वो अपने आप, जैसे एग्जाम्स आ गए या ऐसी कोई चीज़ें हैं उसके लिए, तो वो अपने आप बैठता है, प्रिपेयर करता है, पढ़ता है, तो डेवलपिंग कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी उसको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती तो स्ट्रॉन्ग को टिक कीजिए। नेक्स्ट है H यानी हॉस्टल रेडीनेस। इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि बच्चा पेरेंट्स से टेम्परेरी सेपरेशंस कैसे हैंडल करता है, लाइक नाइट स्टे, रिलेटिव्स के यहाँ रहना, अनफेमिलियर रूटीन को फॉलो करना, इन सारी सिचुएशंस में उसका रिएक्शन कैसा होता है। तो सवाल क्या पूछना है कि क्या बच्चा होम सिकनेस को ग्रेजुअली मैनेज कर पाता है। देन अगेन उसको लो, डेवलपिंग एंड स्ट्रॉन्ग में कैटेगराइज कीजिए। तो अगर आपका बच्चा आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं रहता तो आप उसको लो टिक कीजिए, लेकिन अगर आपका बच्चा किसी रिलेटिव्स के साथ ओके है, फेमिलियर है,
कंफर्टेबली रह लेता है, किसी के साथ उसको डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसको डेवलपिंग में कर सकते हैं। और अगर वो अपने सारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ इजीली अडॉप्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, एडजस्ट करता है, रहता है विदाउट आपके कंपेनियनशिप के, तो स्ट्रॉन्ग को टिक कीजिए। आइए, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। मतलब क्या बच्चा अपने क्लोथ्स, स्टेशनरी, बुक्स और डेली बिलोंगिंग्स को प्रॉपरली मैनेज करता है, वो अपने बेसिक सेल्फ केयर के लिए कितना डिपेंडेंट है आपके ऊपर। तो सवाल क्या पूछेंगे कि क्या आपके बच्चे को हर स्मॉल प्रॉब्लम के लिए पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत है, या बच्चा जो है वो उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता है। तो अगेन इसको आप लो, डेवलपिंग और स्ट्रॉन्ग पे रेट कीजिए। अगर आपका बच्चा कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढता, हर एक चीज के लिए उसे आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो लो। हाँ, वो ट्राई करता है बट उसकी चीजें कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, कुछ चीजों में वो आपसे पूछता है, तो उसको आप डेवलपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कि वो चीजें करके, हर एक चीज का सोल्यूशन निकाल करके आपको बताता है, आपके पास आता है, तो स्ट्रॉन्ग में कर सकते हैं। नेक्स्ट है एल, यानी कि लाइफस्टाइल एंड डिसिप्लिन। इसमें हम क्या जज करने की कोशिश करेंगे कि क्या बच्चा हमारा फिक्स टाइमिंग्स और रूल्स के साथ अडॉप्ट कर पाता है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन को फॉलो करना होता है। तो यहाँ क्या सवाल पूछेंगे कि रूटीन चेंज होने पे क्या बच्चा कोऑपरेट करता है या कंटिन्यूसली रेजिस्ट करता है। अगर वो कंटिन्यूसली रेजिस्ट कर रहा है तो लो मार्क करेंगे, ठीक है। बिहेवियर मिक्स है तो डेवलपिंग, और यस कोई भी शेड्यूल चेंज हुआ, रूटीन चेंज हुआ तो ही अडॉप्ट्स इजीली, तो स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज डी, मीन्स ड्राइव एंड मोटिवेशन। ये परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवोदय पेरेंट्स का ड्रीम है या बच्चे का ड्रीम है, या फिर दोनों का ड्रीम है। तो यहाँ आपको बच्चे से क्या सवाल पूछना है कि अगर एग्जाम का प्रेशर हटा दिया जाए तो क्या तुम अब भी एक रेसिडेंशियल स्कूल जाना चाहोगे। मतलब कि अगर उसको एग्जाम क्लियर करके नवोदय विद्यालय नहीं जाना है, यस वो नॉर्मल अपने स्कूल में पढ़ रहा है, और उसको आप एक नॉर्मल जैसे स्कूल में ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे स्कूल में, उस तरीके से अगर उसको एडमिशन मिले तो क्या वो तब भी नवोदय विद्यालय में जाना चाहेगा। तो इससे आपको क्लियर होगा कि यस क्या आपका बच्चा एक्चुअली रेडी है एक रेसिडेंशियल स्कूल वाले एनवायरनमेंट में शिफ्ट होने के लिए। अगर यस तो स्ट्रॉन्ग। अगर आपके मोटिवेशन से, आपके बातें बताई जाने से, उसको स्टोरीज बताने से कि भाई नवोदय विद्यालय के हमारे पुराने एलुमनाइज क्या रहे हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उस पर अगर आपका बच्चा यस करता है तो आप डेवलपिंग में कर सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी बच्चा आपका ये कहता है कि नहीं तो मुझे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, आप मुझे वैसे भी ट्रांसफर करेंगे तो मैं नवोदय विद्यालय नहीं जाना चाहता, तो आप उसको लो में ट्रीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एफ, मीन्स फिटनेस एंड फिजिकल कंफर्ट। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा बच्चा फिजिकली एक्टिव एंड आउटडोर रूटीन्स के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। ये कोई मेडिकल जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल रेडिनेस का ऑब्जर्वेशन है। इसे कैसे रेट करेंगे कि क्या आपका बच्चा दिन भर टीवी में, मोबाइल में लगा रहता है, और उससे जब भी आप कोई घर के काम करने को कहते हैं, लाइक होली, दिवाली, दशहरा, जब भी आप सफाई करते हैं, इस टाइप की चीजें कुछ करते हैं, या कोई फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप उसको कहते हैं करने के लिए, तो क्या वो कंफर्टेबली उन चीजों को करता है, उसको एंजॉय करता है, फिजिकल कंडीशन उसकी फिट रहती है, वो बीमार तो नहीं पड़ता, उसको कोई तकलीफ तो नहीं होती है। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप स्ट्रॉन्ग पर टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि ठीक है, आपने बच्चे को बोला, उसने आपके साथ सपोर्ट किया, एंजॉय किया, और उस चीज़ को आपके साथ मिलके काम किया, तो उसको आप डेवलपिंग कर सकते हैं। लेट्स से कि आपका बच्चा, आप जैसे होली, दिवाली, दशहरे पे सफाई करते हैं घरों पे अक्सर, या बच्चा आपका जो है दिन भर मोबाइल पे बिजी रहता है, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें अगर हैं तो आपको ये ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि क्या बच्चा आपका दिन भर मोबाइल पे या टीवी स्क्रीन पे बिजी है, और आप उसको जब भी कभी बाहर खेलने के लिए कहते हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, या फिर अगर वो कभी खेलने गया तो वो बीमार पड़ जाता है, थक जाता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्टेमिना नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन अगर होती है तो आप उसको लो टिक करेंगे। सेकंड सिचुएशन आती है कि यस आपने बच्चे को मौका दिया कि भाई ठीक है तुम बाहर जाओ खेलो, तो वो आपके कहने पे बाहर जाता है, एंजॉय करता है, या फिर आपके साथ घर के कामों में हाथ बटाता है और फिजिकली फिट है,
उसको तकलीफ नहीं होती, बीमार नहीं पड़ता, तो वो डेवलपिंग में जाएगा। बट अगर आपका बच्चा लेस टाइम कंज्यूम करता है स्क्रीन पे, बाहर आउटडोर गेम्स को एंजॉय करता है, स्पोर्ट्स खेलना एंजॉय करता है, मॉर्निंग रूटीन्स उसकी अच्छी हैं, ठीक है, आप घर में कोई काम कर रहे हैं तो आपका हाथ बटा रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट कर रहा है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग पिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आई, मीन्स इंटरपर्सनल या सोशल अडोप्टेबिलिटी। यहाँ हम ये जज करने की कोशिश करेंगे कि एक शेयर्ड इन्वायरमेंट में बच्चा कैसे अडॉप्ट करता है, उस सिचुएशन से कैसे एडजस्ट करता है। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक शेयर्ड इन्वायरमेंट में, यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक शेयर्ड इन्वायरमेंट में बच्चा एडजस्ट कैसे करता है, उसको अडॉप्ट कैसे करता है। ये कैसे पता लगेगा, वो हम जानेंगे कि फ्रेंड बनाना, कोई कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना या किसी से हेल्प मांगना, ये सारी स्किल्स उसकी कैसी हैं। अगर आपका बच्चा फ्रेंड्स बनाने में शर्माता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसको रिजॉल्व करने में वो सक्षम नहीं है, या कहीं पे कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें हेल्प मांगने में वो घबराता है, तो आप इसको लो टिक करेंगे। अगर वो मॉडरेट है तो डेवलपिंग करेंगे, और वो अगर इन सारी चीज़ों में परफेक्ट है, ओके है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग में टिक करेंगे। एंड लास्ट आता है टी, मतलब टारगेट, कि फैमिली का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें पेरेंट्स को क्लैरिटी चाहिए कि नवोदय विद्यालय क्यों, अफोर्डेबिलिटी क्यों, एकेडमिक्स क्यों, इंडिपेंडेंस क्यों, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्यों, रेसिडेंशियल एक्सपोजर क्यों, डिसिप्लिन क्यों। आप अपने बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें क्यों चाहते हैं। क्या आप अपने साथ और बच्चे को रख के ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आखिर इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक रेसिडेंशियल स्कूल की ज़रूरत है या नहीं। तो इसकी क्लैरिटी होनी पेरेंट्स को ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्लैरिटी नहीं हुई, अगर ऑब्जेक्टिव्स अनक्लियर हैं, तो स्कूल का डिसीजन भी अनक्लियर रहेगा। सपोज किसी बच्चे का एकेडमिक्स स्ट्रांग है, डिसिप्लिन स्ट्रांग है, लेकिन हॉस्टल रेडीनेस लो है, सेल्फ मोटिवेशन लो है, तो इस कंडीशन में सिर्फ स्ट्रांग एकेडमिक्स देख करके परफेक्ट नवोदय चाइल्ड अज्यूम करना प्री मैच्योर डिसीजन होगा। दूसरी तरफ किसी चाइल्ड की इंडिपेंडेंस डेवलपिंग हो सकती है, लेकिन मोटिवेशन और रेसिडेंशियल रेडीनेस स्ट्रांग, तो प्रिपरेशन के साथ इंडिपेंडेंस ग्रेजुअली बिल्ड की जा सकती है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल एक्शन जो आपको करना है, पेरेंट्स आप अपने बच्चे के साथ बैठिए और इस चाइल्ड फिट एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए। वीक पॉइंट्स को हाइड मत कीजिए। वीक पॉइंट्स का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, उसका मतलब है कि प्रिपरेशन का एरिया आइडेंटिफाई हो गया। अब आपको उस पर्टिकुलर वीक एरिया पे काम करना है, सो दैट आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सके एंड अपने बच्चे को रेडी कर सकें। अब फाइनल क्वेश्चन, किस चाइल्ड के लिए नवोदय स्ट्रॉन्ग फिट हो सकता है। शुरुआत में मैंने कहा था एक अच्छा स्कूल और एक सही स्कूल दोनों सेम चीज नहीं है। अब उसका आंसर क्लियर है। अगर बच्चा एकेडमिकली रेडी है, रेसिडेंशियल लाइफ को जेन्युइनली एक्सेप्ट करता है, इंडिपेंडेंस डेवलप कर रहा है और उसकी ओन मोटिवेशन प्रेजेंट है, तो उसके लिए नवोदय एक एक्सट्रीमली मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर हॉस्टल रेडीनेस और सेल्फ मोटिवेशन वीक है, तो सिर्फ प्रेस्टीज या पेरेंट एस्पिरेशन के बेसिस पर डिसीजन मत लीजिए। पहले रेडिनेस बिल्ड कीजिए। नवोदय को क्वालिफाई करना एग्जाम डिसीजन है, बट नवोदय में थ्राइव करना चाइल्ड फिट डिसीजन है। फाइनल डिसीजन से पहले चाइल्ड फिट के 2 वीकेस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर पूछिए क्या ये एरियाज प्रिपरेशन से इंप्रूव हो सकते हैं, वहीं से रियलिस्टिक डिसीजन निकलेगा। तो आज की 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। पहला, नवोदय विद्यालय 2027 में एडमिशन के लिए सारी वेरिफिकेशंस को आप ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से वेरीफाई करेंगे, ना कि किसी ओल्ड रैंडम यूट्यूब वीडियो या किसी फॉरवर्ड व्हाट्सएप मैसेज या रील्स, इन सारी चीज़ों से वेरीफाई करेंगे। नंबर 2, सिलेक्शन के साथ डॉक्यूमेंटेशन और बच्चे का स्कूल रेडीनेस रियलिटी को भी समझेंगे। एंड नंबर 3, स्कूल की रेपुटेशन से पहले अपने बच्चे का चाइल्ड फिट इवैल्यूएशन जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि नवोदय आपके बच्चे के लिए सही चॉइस हो सकता है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है सही प्रिपरेशन। हमारा नेक्स्ट वीडियो है नवोदय विद्यालय 2027 100 डेज क्लास 6 प्रिपरेशन रोड मैप। उस वीडियो में हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मेंटल एबिलिटी, ईवीएस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को अगले 100 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है,
कितना प्रैक्टिस करना है और अपने प्रोग्रेस को कैसे चेक करना है। तो अगर नवोदय अब आपका और आपके बच्चे का सीरियस टारगेट है तो हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखिए, और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना पड़ेगा। सान्य लक्ष्य पर हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कराते, हम आपको गाइड करते हैं बच्चे के लिए सही स्कूल चुनने में, सही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने में और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में। हमारी कोशिश सिंपल है, आपका बच्चा सिर्फ एग्जाम के लिए रेडी ना हो बल्कि उस अपॉर्चुनिटी के लिए भी रेडी हो जो आप उसके लिए चूज कर रहे हैं। सान्य लक्ष्य, सही स्कूल, सही स्ट्रैटेजी, सही डायरेक्शन। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।